Nasir, Nasir, Nasir. Welcome to Bollywood Talks with Nasir. हेलो एवरीवन, मैं हूं नासिर एंड वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। और आज मेरे साथ एक कमाल की शख्सियत है, तो आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मिलते हैं मेरे छोटे भाई राजा हसन से। वालेकुम सलाम राजा। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जहां मैं लाइव किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर संभाल लेना मुझे। आप मुझे संभालिए। मैं आपके पॉडकास्ट पे पहले भी कह चुका हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ कि ये मेरा ड्रीम कह लो कम ट्रू हो गया कि मैं इतने टाइम से जानता हूँ आप कर रहे हो। बहुत सारी चीजें मैंने देखी है और आप लोगों को मैं फॉलो करता हूँ और ये मेरा एक तरीके से ना मेरा इम्तिहान है ये, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड लोगों के सामने बैठना ही अपने आप में ना वो है। और मेरी ये दरख्वास्त भी थी आपसे कि भाई कभी पॉडकास्ट में मेरी भी अर्जी लग गई, तो फाइनली मेरी अर्जी लग गई है। नहीं, डेफिनेटली। एंड ऐसा लग रहा है कि अभी मैं आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरी तरह जी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जी जिनको राजा हसन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता राजा हसन कौन है, जी मुझे नहीं पता कौन है। मैं चांद पे से आया हूँ जी। और मैंने आपसे आके पूछा कि एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप मेरे को 4 लाइन बताएंगे कि कौन है राजा हसन? सर, राजा हसन एक जिम्मेदार ये कह लो बेटा है, एक फैमिली मैन है और अपने घर के लिए जो अ, असबाब पैदा करने की कोशिश करता, बस वो है एक राजा हसन। रही बात उसके अलावा, जो राजा हसन है वो सारा गेम है ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे बना दिया। और आज मैं इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो वजह यही है कि यहाँ हर आम आदमी तो बैठता है नहीं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा खास बना दिया हमें, इसलिए राजा हसन यहाँ पे है। हाँ, थैंक यू। तो जो सिंगिंग की जो शुरुआत थी बचपन से, तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? मेरे दादा जो हैं वो क्लासिकल सिंगर थे और माय फादर वाज वेरी लिटिल, बहुत छोटे थे उसी वक्त मेरे दादा का इंतकाल हो गया, तो नेचुरल बात है कि उन्होंने ही बहुत कम अपने फादर को देखा, तो हम तो बिल्कुल नहीं देखे। तो ये सुनने में आया है कि ही वाज जीनियस, ही वाज मतलब क्लासिकल के बहुत बड़े ज्ञाता थे। क्या नाम था उनका? अल्लाह रखे खान साहब। अल्लाह रखे खान साहब। जी। और अभी मैंने हाल ही में कुछ टाइम पहले सुना था कि कोलकाता में उनके बहुत सारे शागिर्द हैं और उनके नाम की कॉन्सर्ट्स वगैरह भी की जाती है। मुझे नहीं पता, मैं अभी तक उसका हिस्सा नहीं बना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मेरे फादर जो हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने सिंगिंग की। तो मुझे ये कह लो कि सजी हुई थाली मिल गई। मेरे नाना से मैंने सीखा, मेरे फादर साहब से मैंने सीखा, जो मुझे फैमिली में मिलता गया, मैं सीखता गया और सीखने के बाद अब उसका उपयोग जो है, वो यहाँ आके किया। तो ये सारा जो उपयोग है, जो सारा सीखना है, वो सारा राजस्थान में है? जी, 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 प्रॉपर राजस्थान में, बीकानेर से हूँ मैं। और यहाँ पे जो आप वो सिंगिंग शो में आए थे, जी, वहां से मौका मिला आपको यहाँ आने का, जी। या उसके पहले आप आ चुके थे? नहीं, मैं 99 में बॉम्बे आ चुका था और मुझे आज भी याद है, बिकॉज़ बिफोर दैट आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो मैं सचिन सर का बहुत बड़ा दीवाना था। मुझे याद है 99 में शारजाह कप में। तो अगर राजा सिंगर नहीं होता, राजा क्रिकेटर होता? ये तो नहीं कहूँगा क्रिकेटर होता, बट हाँ, मैं क्रिकेट लवर हूँ और मैंने काफ़ी खेला है क्रिकेट। और वो भी है, वो अंदर सब बैटिंग बॉलिंग क्या? बोथ, मतलब ऑलराउंडर। तो वो सारी चीज़ें की है। अब रही बात उसको प्रोफ़ेशन बनाने की, तो वो तो वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिस काम में अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे, यहाँ थी वो, बस। तो हो गया ये। तो वो तो आप तो क्लासिकल सिंगिंग करके आए हैं। जी। जब यहाँ मुंबई आया होगा, यहाँ तो एक अलग, जो अभी एक जो बॉलीवुड कहते हैं, हिंदी फिल्मों का जो दौर कहते हैं, जो तरीका होता है गाने का, वो तो एकदम अलग है। जी। यहाँ तो हम जैसे बेसुरे लोग भी गाना गा लेते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बेसुरा, वो कहते हैं ना कि वो कब तक, क्या कहते हैं? कब तक वाला सीन है। तब तक? कब तक, कब तक भाई, कब तक मतलब एक टाइम है सबका। और ये रब की मर्जी होती है। जब किसी को कुछ देना होता है तो फिर वो हिमेश जी जैसे म्यूजिक कंपोजर के जरिए एक रानू मंडल दिखा देता है, क्योंकि ये उनकी कोई महारत नहीं है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है।
तो ये सिर्फ रब की मर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह की मर्जी से बहुत सारे लोग आते हैं और किसी बेगुणी को काम मिलता है, किसी गुणी को काम मिलता है। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो गुणी काम करता है वो उस काम को डिफ़ाइन कर सकता है, उसको बता सकता है, 10 लोगों को वो ज़ाहिर कर सकता है कि इस काम की ये महारत है, इस काम को इस तरह से किया जाता है। जैसे आप मोपेड ले जाते हैं या आपने स्कूटी ली, ड्राइविंग के लिए आपने गाड़ी ली, तो वो गाड़ी आप चला सकते हैं, लेकिन आप उस गाड़ी के पार्ट्स के बारे में उस एक इंजीनियर से ही जान पाएँगे जिसने उस गाड़ी को तैयार किया, बनाया है। तो ये वैसा ही है। तो मतलब हम सिर्फ बाइक चला सकते हैं जी। और आप उस बाइक को बना भी सकते हैं सिंगिंग में। यस एब्सोल्युटली कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। जी। तो जो है सिर्फ बाइक चलाइए मत, उसे कैसे बनाते हैं वो भी सीखिए। यस। तो आपके फेवरेट सिंगर्स कौन रहे हैं? मेरा वैसे तो फ़ेवरेट सिंगर है ना, मेरे बहुत सारे रहे हैं। बिकॉज़ सी मुझे बॉलीवुड में काम करना था और वर्सेटैलिटी जो है, वो तभी आएगी जब आप हर तरह के सिंगर्स के साथ जो है ईयर डील करते हैं। अब मेरा ऐसा था कि मैंने बचपन से मुकेश जी को बहुत सुना, रफ़ी साहब को बहुत सुना और लता जी को बहुत सुना और 80s तक इनके जो जलवे थे, वो थ्रू हमारे बड़ों के सुना। क्योंकि हमारे बड़ों को ये पसंद थे। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पसंद बन गए और एट द सेम टाइम कुमार शानू, सोनू भैया एंड उदित जी, कुमार शानू जी ये सारे भी पैरेलल चल रहे थे और उनमें कुछ ऐसे भी थे जो मोहम्मद अज़ीज़ साहब जैसे थे और शब्बीर कुमार साहब जैसे थे। तो डिफरेंट फ्लेवर जो है, वो हमारे बचपन में हमें बहुत मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी था और सबको सुना और सबके अंदाज़े बयाँ जो है, वो अलग-अलग है। सबका कहने का तरीका अलग है, तो बहुत सहारा मिला हमें और शायद यही वजह है कि आज बॉलीवुड में तकरीबन 20 साल हो रहे हैं। तो आपने सबसे पहले मुकेश जी का नाम लिया। जी। तो मुकेश जी का कौन-सा गाना है जो आपको बेहद पसंद है? मुझे मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, एक। व्हाटएवर यू से कोई भी एक। मैंने त्रिनिदाद में 1.5 घंटे शो किया था, सिर्फ़ मुकेश जी का और ये बहुत बड़ी कहानी बता रहा हूँ आपको। हुआ ये कि हम गए थे हमारे ऑर्गेनाइज़र्स के थ्रू जब वहाँ पे गए थे, तो 3 गानों के बाद एक सेट होता है हमारा, कि भई ये गाने के बाद ये गाने के बाद ये, गाने के बाद ये। तो तीसरे गाने के बाद लाइक मैंने अल्लाह के बंदे गाया या मैंने तेरी दीवानी गाया, देन मैंने ऊपर खुदा गाया और उसके बाद जब मैं मुड़ के देख रहा हूँ तो हमारे जो कीबोर्डिस्ट हैं उनकी जो लिस्ट है, वो लिस्ट नीचे गिर गई एंड ही वाज़ मतलब वो ब्लैंक कि अरे यार! अब क्या है? तो मैं ऐसे ही मज़ाक में उनको मुड़ के एक्चुअली वो थोड़े से बालों में उनके कम बाल थे, हाँ। तो हम उनको ना चमन बोलते थे। हाँ। तो मैंने उनको छेड़ने के लिए गाया, बहारों ने मेरा चमन लूट कर सो आई वाज़ थिंकिंग कि मैं इनको छेड़ रहा हूँ, हाँ। बट यू वोंट बिलीव वहाँ से पीछे जो ऑडियंस है, उन्होंने अगली लाइन गाई सर। वाह! ख़िज़ां को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर उसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। अच्छा, ये इसकी वजह एक और भी है सर, मुकेश जी वाहिद एक ऐसे सिंगर हुए हैं, जिनको हर ये कह सकते हैं कि घटी से घटी भाषाओं का जो शब्द हैं, वो मिले और उरूज से उरूज वाली भाषाओं के शब्द मिले। लाइक उन्होंने अरबी से लेके, उर्दू से लेके प्योर हिंदी तक के जो अल्फाज़ों को जो जिस तरह से उन्होंने अदा किया है और दूसरी बात इन टर्म्स ऑफ गायकी, सबसे ज़्यादा तालों में उन्होंने गाने गाए। चाहे आप झपताल कह लीजिए यानी झपताल, एक ताल जो हमारे अंदर तालें होती है 12 मात्रा, 16 मात्रा या 10 मात्रा, ये डिफरेंट जो तालें हैं 7 मात्रा, 14 मात्रा, सबसे ज़्यादा जो है वो मुकेश जी ने गाए और हमारे लिए ये प्लस पॉइंट था बिकॉज़ वो सीखने का मौका मिलता था थ्रू दीज़ ऑल सॉन्ग्स। तो ये मुझे मुकेश जी के दो गाने जो मेरे ज़हन में आते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो है कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ गया। आहाहा! अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएँगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएँगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी कह रही हूँ वो सुन सकते हैं आप इमेज कर सकते हैं वर्ड्स दर्पण आईना हो सकता था। करेक्ट। दर्पण
तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, वाह मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे वाह लिए। वाह, आई एम श्योर राजा भाई की ये आवाज सुन के आप सबके दिल के द्वार भी खुल चुके होंगे। ब्यूटीफुल इंशाल्लाह, ब्यूटीफुल इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल। एक और गाना है उनका, जी वो आलिश बाद में आऊंगा मैं, जब आप बोले। लेकिन मुझे ये बताओ आजकल जो ये ट्रेंड चला है ऑटो ट्यून का, अभी ऑटो ट्यून भी थोड़ा पुराना हो गया है, जी 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 आप इसके हक में है, सपोर्ट में है, या आपको लगता है कि नहीं, क्यों है ये? सर, मैं इसके हक में हूँ। उसका रीजन ये है कि कभी कभी जब आप टेक्नोलॉजी आपको दी गई है, तो जब गाड़ियां मैनुअल हुआ करती थी, तो आज अगर किसी इंसान को अगर गाड़ी मैनुअल में इतनी दिक्कत हो रही है, तो व्हाई डोंट ही बाय दिस ऑटोमेटिक। हाँ, जैसे अभी फोन कैसे तब्दील हो गए, कहाँ से ये कहाँ बहुत सारे चले? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा। हाँ, ये है कि मैनुअल में आपको थोड़े से जो है चैलेंजेस है, आपका रियल रियाज निकल करके बाहर आता है। और ऑटो ट्यून का सीन जो है, दैट इज ऑल अप टू द इंजीनियर। अगर इंजीनियर उसका इस्तेमाल करता है, तो ये सवाल एक्चुअल में उनके लिए बनता है कि आपने किसी सिंगर को गवाया। अब हम ऑटो ट्यून के खिलाफ या हम ऑटो ट्यूनर के पक्ष में इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज हमें नहीं पता होता, हम माइक के पीछे हैं। माइक और वो है मशीन के पास, तो जो मशीन के पास है उसको पता है कि मुझे इनकी आवाज को किस तरह से बाहर लेना है। जब छमक छल्लो टाइप का गाना आता है, जब एक बहुत ही टेक्नो साउंड वाला गाना आता है, तो नेचुरल बात है कि लोग अपने गाने को और ज्यादा वोकली टेक्निकल करना चाहते हैं। तो ये मैं साउंड इसके इंजीनियरिंग जो हाँ बस सिनेमा में भी होती है। सिंपल। लेकिन वही चीज जब आप मंच पे जाते हैं तो फिर पता चल भी जाता है। हाँ, फिर पता चल। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गया है, जी उससे तो अब पूरे पूरे गाने जी बन रहे हैं, अब तो सिंगर की जरूरत भी नहीं है। तो क्या होगा फ्यूचर आगे म्यूजिक का? कुछ नहीं, एआई बंद हो जाएगा और कुछ नहीं सर। कैसे बंद हो जाएगा? नहीं, इसका मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मोनोटोनस। हमारे यहाँ एक पेजर आया करता था सर, हाँ, उसका एक जमाना हुआ करता था। लेटर का एक जमाना हुआ करता था। डाकिए का एक जमाना हुआ करता था। सारी चीजें होती है। तो वैसे ही एआई का एक जमाना है। और ये जमाना, आज अगर आप खत डालेंगे तो खत जाएगा। हाँ। सो लोग जो है ना बोर हो जाते हैं। अब जो जनरेशन आ रही है उनके पास टाइम नहीं है, तो वो बोर हो जाएंगे। बिकॉज क्या है, तो एक आदमी बिस्तर पे बैठे बैठे एआई को बोलेगा चल यार मेरे लिए गाना बना करके दे, उसने गाना बना करके दे दे। उसी एआई ने किसी और के लिए सेम गाना बना करके दिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज अगर मैं कहता हूँ चलो मुझे भोपाली राग में एक बढ़िया गाना बना करके एआई दो, और मेरे शब्द ये हैं, वही गाना वही शब्द अगर किसी और म्यूजिक कंपोजर के पास है और वो एआई को बोल रहा है कि मुझे भोपाली राग में उन्हीं शब्दों में कोई गाना बना करके दो, दैट विल बी द सेम। जो फील है वो तो एक्चुअल में लानी ही पड़ेगी सर। सारंगी को देखना और बजाना, ये दोनों ही फर्क है। आप सितार वादक को जब देखते हैं बजाते हुए, तो उसका आनंद जो है वो आपको एक्चुअल में आता है, बजाय इसके कि जब आप सितार सुन रहे हैं थ्रू थ्रू एआई। तो बहुत सारी चीजों का, और टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा वैसे भी हमारी जो दुनिया है वो इतना ज्यादा वो नहीं भाव देती। अगर भाव देती तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर जो तब के बने हुए थे वो अब तक होते। तो ये टेक्नोलॉजी आती है जाती है, आएगी जाएगी, आती जाएगी जाती जाएगी। मुझे नहीं लगता है एआई टिक पाएगा, बिकॉज जो ओरिजिनल है जो है वो है। और अब तो ये सब रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने, नए गाने उनकी आवाज में बन रहे हैं। सर वो मैं कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी आप फन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चे की गाड़ी लेके रोड पे सब्जी लेने नहीं जा सकते। अगर बच्चे को आपने स्कूटर दिलाया है तो आप इस स्कूटर से, चलो ठीक है रफी साहब के 200 गाने रिलीज हो गए, चलो सर एक शो करके बताओ रफी साहब का। कहाँ से लाएंगे आप रफी साहब? हो ही नहीं सकता सर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फन के लिए, फन तक ठीक है। फन अगर मतलब इंग्लिश वाला फन, मस्ती के लिए, बस इतना ही इंग्लिश वाला फन, इंग्लिश। वहां तक ठीक है। फिर वही बात वही आ जाती है कि आपने आपके बेटे को एक गाड़ी दिलाई है, छोटी सी स्कूटी दिलाई है, और आप उस पे जो है बेटे को बोलते हैं कि सब्जी लेने जा। हो नहीं सकता। बहुत सारी चीजें नेचुरल होती है, उनको नेचुरल ही रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और हॉलीवुड तक लड़ रहा है एआई से कि भाई हमें नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक बात है टेक्नोलॉजी की, ठीक है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों का कोई इसमें हस्तक्षेप है कहीं नहीं है। मुझे बताओ कि अब तक का जी
राजा हसन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है कि यार ये गाना निकल गया, यार ये पिक्चर मुझे करनी थी? क्या एक ऐसी चीज है जो राजा हसन को लगता है कि ऐसे बहुत सारे गाने ऐसे बहुत सारे गाने आए और मैंने इनफैक्ट उस दौर में मैंने आज से 10-15 साल पहले मैंने म्यूजिक कंपोजर को बोल भी दिया कि यार ये तो मेरा था यार, ये तो मतलब गा के किसी और से गवाया ऐसा? हाँ, तो मुझे ऐसा होता है बट फिर फाइनली पता चलता है कि यार हम मंडी में हैं। जैसे हीरा मंडी है ना सर, हाँ। वैसे ये मंडी है सर। अब आजकल ऐसा हो गया कि एक गाने को 10-10 लोगों से गवाया जाता है और आर यू सीरियस? यस, बट वो इट क्या हैपेंस। अलाउड है या एक इमोरल एक्ट है? क्या है वो, क्या चलता है वो सिस्टम है? ये भी गा ले, ये भी गा ले, ये भी गा ले, ये भी गा ले, जो मुझे पसंद आएगा मैं उसका गाना रख लूंगा। यहाँ क्या है देखो आप साउथ को अगर देखेंगे ना, साउथ बहुत पर्टिकुलर अपने काम को लेके कि मुझे ये कैमरामैन चाहिए तो चाहिए। साउथ का ये सीन है कि मुझे ये एक्टर चाहिए तो चाहिए। वैसे ही वहाँ सिंगर के लिहाज से भी ऐसा ही होता है कि भाई इसने गा दिया तो गा दिया, ये म्यूजिक कंपोजर चाहिए तो चाहिए। और वहाँ की हर एक ड्यूटी जो है वो बदली हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक कंपोजर का काम प्रोड्यूसर कर रहा है और प्रोड्यूसर का काम जो है वो डायरेक्टर जाके देख रहा है और डायरेक्टर का काम जो है वो कोई तीसरा ही थर्ड एडी आके बोल रहा है कि नहीं 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 यार ये ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर हमारे बॉलीवुड में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप होता है। सबसे पहले तो हस्तक्षेप होता है कंपनी का, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिर पता नहीं म्यूजिक कंपोजर को भी वो सिंगर पसंद है कि नहीं और ज़बरदस्ती आ गया, फिर वो गाना उसके लायक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें व्हाट डू यू मीन गाना उसके लायक? उसका मतलब कि गाना उसके लायक है कि नहीं का मतलब क्या है? गाना उसके लायक है कि नहीं इस कॉल के फॉर एन एग्जांपल आपने कोई गाना बनवाया है और आपके दिमाग में राजा हसन या अरिजीत सिंह, आपने अपने डायरेक्टर से कहा यार म्यूजिक डायरेक्टर से यार मेरे को ना इसमें अच्छा, तो मैं कौन हूँ? मैं प्रोड्यूसर हूँ? यू आर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर व्हाटएवर, ओके ओके बट यू आर टॉकिंग विद द म्यूजिक कंपोजर। ओके। सो यू आर सेइंग कि यार ये गाना राजा हसन से या अरिजीत से गवा के देना। हाँ। बिकॉज़ आपके दिमाग में ये आपके दिमाग में वो नहीं है कि अरिजीत का नाम है, राजा हसन का नाम है या इनके गाने से गाने को जो 300-400 मिलियन मिल जाएँगे। यू आर आपकी एक फीलिंग बता रहे हैं। अब वो बंदा ये डिसाइड करता है कि यार ये गाना उसके टाइप का नहीं है। बिकॉज़ एक जॉनर होता है ना सर। सो समवेयर ही इज़ राइट, समवेयर ही इज़ राइट बट कहीं-कहीं ऐसा होता है कि उस पे बहुत ज़्यादा जब प्रेशर होता है, तो फिर वो ज़बरदस्ती राजा हसन गाता भी है। फिर वो ज़बरदस्ती अरिजीत गाता भी है और कहीं ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भैया मुझे काम मिल रहा, बात खत्म हो गई। आप जिससे बोलोगे मैं गवा दूँगा। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे सिंगर्स को एक म्यूज़िक कंपोज़र गवाते हैं कि यार लेट्स सी यार, क्योंकि हमारी स्ट्रगल तो रोज़ की है सर। हम नींद में से उठते हैं, हम लोग प्रीतम दा से लेके हमने रहमान सर को अस्सलाम वालेकुम, स्ट्रगल का तरीका बदल गया, बस सलाम दुआ होती है। क्या पता कब क्लिक हो जाए, क्या पता कब वो ये कहे कि यार एक गाना पड़ा है यार तू आके गाना। बस खत्म। अभी ये जो बात आपने कही कि नहीं यार उससे मत गवा कि वो नहीं गा पाएगा, तो aren't all singers able to sing all kinds of songs? यस एब्सोल्युटली। तो फिर उसमें ऐसा फर्क क्यों होता है? पहले तो नहीं होता था। फ़र्क मैंने आपको कहा ना फ़र्क है एआई का टेक्नोलॉजी का, कि अगर आप लाल इश्क अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं एक ऐसे सिंगर से जिन्होंने बहुत सीधे-सीधे गाने गाए हैं, तो पहले तो अ, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात वो उतनी काबिलियत उसमें है, ये उसने बताया ही नहीं। जैसे एक वी डोंट नो कि आतिफ असलम ने कितना रियाज़ किया, हमें नहीं पता। लेकिन हमने आतिफ असलम को वो लम्हे, वो बातें अब आप उससे एक्सपेक्ट कैसे करते हो? ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क क्योंकि जो बना रहा है उसके वक़्त की कीमत जो है, वो भी तो है ना? उसका वक़्त ज़ाया हो रहा है, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेगा। ही इज़ नॉट ए आर रहमान और रहमान सर भी नहीं करते। आई एम श्योर मुझे कहीं न कहीं लगता है कि रहमान सर भी वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते। रही बात जॉनर होते हैं, हर गाने का एक वो होता है, मूड होता है, जॉनर होता है, उसके अकॉर्डिंगली अब अगर एक ही आदमी सारे गाने गाने लग जाए तो नो डाउट ही इज़ वर्सेटाइल बट समवेयर वो ही इज़ कैप्चरिंग ऑल द जॉनर्स है ना, यू नो एक वो भी होता है कि यार ये गाना मेरा था तूने गा दिया। तो है ऐसा कोई सिंगर आज की तारीख में जो सब गाने गाता है? सर ऐसे सिंगर्स में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बड़ा इस मामले में बड़ा रिच रहा है सर। देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स जो लेकिन मतलब वो सारा गा सकते हैं। जैसे अरिजीत सिंह, नो डाउट अबाउट इट।
और उनसे भी पहले सोनू निगम कैन सिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सॉन्ग, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। शान दादा ने बस ये कि अपने जॉनर को छुपा के जो है रखा है, उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखा है कि भाई मेरा ये टाइप का रोमांटिक, क्यूट, लवेबल, क्यूट लवेबल, मतलब एक जो शान है वैसा पर्सनली। बट ये दो हैं, सोनू निगम जी हो गए या अरिजीत सिंह हो गया या आप कह लो कि राजा हसन हो गया, देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स, और भी बहुत सारे सिंगर हैं। अब मैं अपने आप को इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि मुझ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए सर। आप कहेंगे आपने अपना नाम क्यों लिया? मैंने अपना नाम बड़ा धड़ल्ले से लिया सर, 20 साल हो गए मुझे गाते हुए, और मैं अगर अभी भी म्यूजिक कंपोजर से ये कहता हूँ कि सर ये मेरे लायक गाना है, मुझे गवाइए, तो फिर मुझे मेरे रियाज पे शक होगा। मुझे नहीं चाहिए सर। मैं सिर्फ म्यूजिक कंपोजर को ये बता सकता हूँ कि सर ये आपने मेरे इतने सारे गाने सुने हैं, मैंने तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के, आई कैन सिंग दैट, बट अगर मैं जाके उसी गाने के लिए स्ट्रगल करूं तो गलत, अब गलत है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सलाम दुआ तक ठीक है। अभी हम थोड़ा आज का जी और थोड़ा फ्यूचर का बात करेंगे जी कि अब तक की राजा हसन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही? सर, मेरी अब तक की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना था, और आपकी अचीवमेंट जो एज एन आर्टिस्ट मेरी अचीवमेंट जो है वो तो पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी है कि मैंने लगभग सब लोगों के साथ काम किया है और मैं करता हूँ और कर रहा हूँ। बट एक होता है कि आपको अप्रिसिएशन मिले इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ यू नो म्यूजिक इंडस्ट्री, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रहमान सर के हाथ से अवार्ड लेना एज ए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर, एक म्यूजिक कंपोजर के थ्रू बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड लेना, और वो भी रहमान सर जो लीड कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक को लीड कर रहे हैं, उनको उनके सामने लेना थोड़ा सा अपने आप में एक खुशी की बात है। अब रही बात कि कहाँ इसमें फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा अचीवमेंट ऐसा नहीं है। हाँ, अचीवमेंट एक ही था कि मैं बॉम्बे आया और बॉम्बे ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया सर, बस। माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज कि मैं बॉम्बे आया और बॉम्बे ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, खत्म बात सर। इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं, बिकॉज इसके बाद जर्नी शुरू होती है और सारी जिंदगी आपकी स्ट्रगल जारी रहती है। क्योंकि इसके बारे में ना एक बहुत बड़े आदमी ने जी एक बहुत सही बात कही थी, जी, जरा हट के जरा बच के ये है मुंबई मेरी जान, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है मुंबई और मेरी एक्सेप्ट जान। कर लिया इसी ने। Accept किया सर। सही है सर। हाँ, तो एक्सेप्टेंस की बात आई है, तो क्या आपने थोड़ा सोचा या आपने बेधड़क एक्सेप्ट कर लिया जब भंसाली साहब ने कहा कि राजा आजा और ये गाना गा जा? वो सर- स्टोरी क्या है? सर कोई स्टोरी नहीं, कुछ काम मुझे तुराज भाई, आप राइटर हाँ। तुराज साहब ने एक फोन पे बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि राजा यार तुम बोल रहे थे ना कि यार मुझे संजय लीला बंसाली जी के लिए काम करना, मुझे ए आर रहमान के लिए काम करना है, एंड लकीली ये दोनों गाने बैक टू बैक रिलीज हुए, जो आड़ू जीवतम वाला है और सकल बन। अब इनकी बैक स्टोरी वो नहीं है कि मैं 10 साल से उनके पीछे लगा हुआ हूँ और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, सर मेरे को एक गाना दे दीजिए। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ही एक लाइन में आ जाता है कि वत इज्जो मंतोशा वत जिल्लो मंतोशा। जिस दिन उसको देना होता है ना, दुनिया की पूरी ताकत लग जाए ना तो रोक नहीं सकती, और जिस दिन उसको छीनना होता है उस दिन पूरी दुनिया देने आ जाओ, कोई उससे रोक नहीं सकता। तो अब मेरे साथ कैसा हो, ये बहुत एफर्टलेस काम हुआ, क्योंकि हीरा मंडी बन रही है, सबको पता है, मुझे भी पता था कि कहीं ना कहीं हाँ संजय जी सर ये तैयारी करते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड में तो आवाजें आती है ना सर। हाँ। तो वहां पे काम करने वाले श्रेयस पुराणिक हैं जिन्होंने सर के साथ बहुत काम किया है। श्रेयस पुराणिक ने मुझे कहा कि यार एक बंदिश है पुरानी, आप थोड़ा सा ट्राई करो। तो मैंने कहा फिर उसको उसी अंदाज में ट्राई करते हैं जिस अंदाज में मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, क्योंकि ये जो बंदिश है ये 700 साल पुरानी शकल बन गई। जी सर। अब 700 साल अलग अलग प्रांतों ने अलग अलग रागों में गाई इसको। अब मेरे जैसे अनाड़ी लोग हैं, जी ओके जी, अब ये जो शकल बन है इसका मतलब क्या है, जरा समझाएंगे आप? देखिए हिंदी
के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। वैसे ही सकल वन जो है वो बहुत पर्यायवाची आधार पे लिखा हुआ है। वैसे सकल वन का मतलब होता है सारा वन। पहले लोग वन बोलते थे, वन फूल जिसको बोलते हैं। तो सकल वन फूल रही सरसों, यानी पूरे गार्डन में जो है वो सरसों फूल रही है। और सरसों जो है वो येलो रंग को डिस्क्राइब करती है, और वैसे भी येलो रंग होता ही है उसमें। तो ये जो सकल वन है ये एक्चुअल में पूरे वन को कहा गया है। सकल वन फूल रही सरसों, सरसों जो पूरे वन में फूल रही है। अम्बुआ फूटे टेसु फूले, यानी एक एक कली जो है वो उसकी खिल रही है। गोरी करत श्रृंगार, अब जो है उसकी फूटने की जो खुशी है, उस खुशी में देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग्स कि हाँ भाई बसंत ऋतु आ चुकी है। इसका एक ये भी मीनिंग है कि बसंत ऋतु आ गई है। अब बसंत ऋतु आती है तो नेचुरल बात है कि बारिश का मौसम बनता है, तो हर इंसान सजने संवरने पे लग जाता है। स्पेशली वो महिलाएं जिनको सजना संवरने का शौक है, वो इसमें सजने का एक नया कार्यक्रम शुरू करती है। सो बेसिकली जो राइटर है उनका कहने का मतलब यही है कि यार बसंत से रिलेटेड है, और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें अब माहौल बनने के लिए तैयार है कि अब बारिश आएगी, जगह जगह बहुत सारी चीजें होंगी। सही बोल पाए हूँ मैं? एक्सपीरियंस कैसा रहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके उसे गाना? कितने टेक, कितने रीटेक, क्या सही क्या गलत, कैसा रहा? सर मैं सुरेश के यहाँ यूं बैठा था, आई वाज सिटिंग लाइक दिस। तो सुरेश बोला कि यार गा दे। तो मैंने कहा यार हमारे यहाँ ना कुछ जो है बड़े गीत गाने वाली लुगाइयाँ ऐसे गाती है, ये भाई सर बिरमन बिवरिये हालो सा, ये हाथ नहीं खटका। क्यों? बस जैसे एक ये तरीका है कान पे अपनी आवाज जाए। हाँ। एक ये तरीका होता है, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे करते हैं, गाते हैं, हाँ हाँ हाँ, करते हैं ताकि अपनी वो आवाज उसको को, लगता ना, हाँ। अपनी आवाज अच्छे से सुन ले। तो ये हाथ ऐसे ही था, और बस ये सकला बना सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन अम्बुआ फूटे टेसु फूले, गोरी करत श्रृंगार मालनिया, घर वाले आई घर सो सकल बन। तो आप गा रहे थे जी, तो आपके पीछे 2-3 फूल फूट चुके। तो ये ऐसा ही था। मैंने कहा मैं तानसेन नहीं हूँ, मैं कानसेन हूँ। स्वीट ऑफ यू। आज ही मैंने सर, सुना किसी को ये कहते हुए। यस सर, एक्चुअली ऐसा ही है कि अगर कान से नहीं ना, तानसेन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर गूंगे होते, और वैसे कान ज्ञानेंद्रियों का सबसे जो है उपयोगी। एक बार को आदमी यहाँ से अगर कम दिखता है ना तो चलता है, कोई हाथ पकड़ लेगा, लेकिन अगर कान आपका साथ देते हैं ना तो कान से बहुत सारी चीजें हो सकती है। मुझे भी किसी आदमी ने कहा था कि कान की जरूरत ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा होती है। कहा था कि नहीं सर? वो अकलमंद आदमी मैं ही हूँ। यस सर, क्योंकि सोते हुए आदमी को क्या कहा था आपने सर? राजा उठ जा, हाँ उड़ गया। यस सब कान जगह में जी, रहते हैं, जी, कान नहीं सोते। जी सर, आंख सोती है, आंख सब सोती है। चीज, कान जगह रहते हैं। जी, सही। आप भी कान लगा के और ध्यान लगा के सुनिए राजा भाई जो कह रहे हैं। हम्म, तो जो मैंने पहले एक बात आधी अधूरी छोड़ दी थी, जी अब थोड़ा मैं भी लाइट हो गया हूँ। जी, तो मुकेश जी का वो जो गाना है ना, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। वो उस दौर में भी आप सोचिए कि क्या उस गाने को अगर गौर से सुनेगी ऑडियंस तो उनको पता लगेगा कि क्या प्रोग्रामिंग लेवल, क्या वो गाना। हालांकि मैंने सुना है ऐसा, अभी तक मेरी नजरों में नहीं आया कि वो गाना भी जो है वो किसी और गाने से इंस्पायर्ड है। ओके। बट वो पॉडकास्ट में नहीं बोलते। चलिए सर, चल जाता है, सब चलता है आजकल, तो लोगों को सब चीज पता है, सब पता है, सब सारी पता है। इंफॉर्मेशन है थैंक दुनिया। गॉड एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने बहुत सारे पर्दे खोले हैं और बहुत सारे पर्दे गिरा भी दिए। करेक्ट। यस। अभी मुझे ये बताओ कि इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक में हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस यू फाइंड? उसमें डिफरेंस जो है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है नासिर भाई, वो है लिसनर्स का।
कि अगर लिसनर जो है उसकी चॉइस ये है कि वो इंडियन क्लासिकल सुने, तो वो अमेरिका में बैठ के सुनता है सर। लेकिन अगर मेरा बेटा अगर शकीरा को सुन रहा है, या मेरा बेटा अगर किसी अच्छे और दूसरे रियाना हो गई, रियाना हो गई, उनको सुनता है, तो मेरी ये जिम्मेदारी नहीं, या मेरा ये फोर्स नहीं उसको कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये सुनना चाहिए। नो, तो सारा गेम तो यहीं का ही है, सारा कान का है। अब रही बात कि किसी को क्या पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो वेस्टर्न म्यूजिक के पैरेलल है, या ये कह सकते हैं कि 2 हाथ आगे ही है। 2 हाथ आगे है 2 हाथ आगे है सर, और अब तो 4 हाथ हो गया है। 4-5 हाथ है। जब से शकल बनाया है नहीं सर, ऐसा नहीं, 4 हाथ हो गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है ये। नहीं, बहुत खूबसूरत राजा, मैं सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ, थैंक यू। और मैं थिएटर में भी देख चुका, मैं भी हूँ हीरा मंडी में। हाँ, और तो मैंने जब देखा बड़े पर्दे पे, क्या लगता है वो मैसिव। एंड अब तक तो लोगों ने भी देख लिया होगा, तो इस पे तो मोहर भी लग गई होगी। देख लिया, हमने अम्मा में भी किया था। यस सर। मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल सकता हूँ सर? जो बोलना है बोलना है। मैं जब नासिर भाई से पहली बार मेरी मुलाकात हुई था, तो ये ऑडियंस के लिए स्पेशल बता दूं कि मुझे एक अच्छा कलाकार नहीं मिला, मुझे एक अच्छा बड़ा भाई मिला, मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, और एक मुझे बहुत अच्छा सलाहकार मिला। मेरी नासिर भाई से ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हमेशा से बातचीत रही है, और मैंने बहुत सारी चीजें इनसे सीखी है। अब ये मैं इनको बड़ा बने, आप बड़े को बड़ा नहीं बना सकते, बड़ा बनाने के लिए नहीं। हकीकत बात ये है कि नासिर भाई का जो एक्सपीरियंस है, वो एक वीडियो को मैंने उनके लाइक किया था, आपके एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें आपने कहा था कि लोग जब रील्स बनाते हैं या लोग जब वीडियो कॉल पे बात करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कैमरा कहाँ है और देखना कहाँ है। मोस्टली लोग अपनी बॉडी देख रहे होते हैं, और सामने वाले को ये पता चलता है कि ये नजरें झुका करके बात कर रहा है मेरे से, नजरें मिला करके क्यों नहीं करता। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, दैट इज कॉल्ड टेक्नो एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा भी एक्टिंग के इतने सारे गुर, और अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत के मामले में और बातचीत के मामले में मैंने आपको हमेशा से बड़ा भाई रखा है, और हमेशा से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी आपसे। और ये पॉडकास्ट को बड़ा बनाने के लिए नहीं, ये मेरे दिल की बात है सर। थैंक यू राजा, थैंक यू। और अभी देखो, अभी तुमने मुझे कॉन्शियस कर लिया है, और अब मुझे समझ नहीं आया, नहीं, जो सच था वो कह दिया। तो और कुछ बातें हैं जो छूट गई, या जो आप कहना चाहते हो पब्लिक को, या पब्लिक से कि ये मौका है कि अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ या कुछ कहना चाहता हूँ? वोट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप हमारा कैमरा क्रू भी हंस रहा है देखो। तुम लोग भी वोट करना, राम भाई, हाँ, वोट करना जाके, हाँ, प्लीज वोट करना। हाँ। और बस मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी देश और दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो तरक्की की ओर अग्रसर है, और उसमें हमारा देश भी आगे है, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि हम कल्चर का पीछा ना छोड़ें, बिकॉज जिसका कल्चर रिच होता है, जिसका कल्चर जिंदा रहता है, उसके उसके जो रूट्स जो हैं, वो उसको कहीं ना हमेशा गाइडेंस जो है वो उसको ऑटोमेटिकली मिलती रहती है, मेरे मेरे ख्याल से। इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक मेकिंग या म्यूजिक फिल्म मेकिंग अगर आप देखें, तो साउथ जो है उसने कभी अपने रूट को नहीं छोड़ा सर, अपने रूट को नहीं छोड़ा। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने रूट को नहीं छोड़ा। तो मेरा भी यही है कि आप जो है रूट से जुड़े रहें, और रियाज करें। जो भी काम आप करते हैं उसकी रियाजत होनी जरूरी है, चाहे वो आप एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। और अभी मैं एक शो जज करने जा रहा हूँ, सुपर सिंगर। तो ये पहली बार राजस्थान का सबसे बड़ा जो है म्यूजिक कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जो एक ओटीटी आ रहा है, फर्स्ट इंडिया, उस पे मैं जज कर रहा हूँ। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि रूट से जुड़े हुए रहना जरूरी है। और फाइनली मुझे खुशी है कि हम लोगों ने वर्ल्ड मार्केट में जो है कॉम्पीट करना शुरू किया। इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने भी ये मान लिया, हमारा लोहा माना है, और आप जैसे कलाकारों ने मनवाया है, और वो भी अच्छा अपना लोहा मार रहा है। वो भी अपना लोहा मार रहा है। तो लगे रहे, मेहनत करते मैं रहे। ये पूछना चाहूंगा जी कि आपने कहा कि आपके नाना, जी आपके दादाजी जी वो बहुत बड़े सिंगर थे, जी जी। तो आपके बच्चों में से कोई है जिसको गाने का या म्यूजिक का शौक है? सर मेरा बेटा है, वो थोड़ा बहुत म्यूजिक कर लेता है, हल्का फुल्का, मतलब म्यूजिक में कभी अच्छा गा लेता है, कभी बुरा गा लेता है। लेकिन ये एज नहीं है टू डिफाइन हिम के हाँ ये करेगा। बस ये है कि आप चाहोगे कि ये करेगा?
नहीं सर, मेरा मेरा हमेशा से एक ही चीज़ रही है, जो हमारे माँ-बाप ने हमें कहा कि पहले अच्छा इंसान बन लो, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। आप समझिए कि सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब बॉम्बे आया था मुझे बात नहीं करनी आती थी, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने लोगों की नकल की, लोगों से मैंने सीखा, मैंने कई द्रोणाचार्य तैयार किए, उन सब का मैं एकलव्य रहा। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो अंदाज़े-बयाँ हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कुछ भी। तो मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ कि वो जो तरबियत है, वो मेरे बेटे में जाए और वो लोगों से सीखे, अच्छे अखलाक हों, अच्छे आदाब आ जाए, अच्छा इंसान बन जाए, उसके बाद तो काम तो मिल ही जाता है सर हिंदुस्तान में। करेक्ट। और जाते-जाते जो नए लोग हैं, जी। जो पुराने लोग हैं, उन्हें कुछ कहना चाहोगे आप? बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही हमारे गाने आते रहें और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी, क्योंकि इसमें सिवाय राजा हसन के बहुत सारे कलाकार आने वाले मुझे पता है। यस। अब जैसे वो ठोक रहा है, मैं भी ठोकूँगा। ठोको सर, ओए और ठोको। चलते हैं यहाँ से। थैंक यू राजा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शुक्रिया, शुक्रिया सो मच। ए सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना अम्बुआ फूटे टेसु फूले, गोरी करता श्रृंगार मालिया, घर वाले आए घर सो, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना, सकल बना, सकल बना। सुपर, देख ले।